हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक कमिटीज़ से रिलेटेड यूपीएससी की सभी एग्ज़ाम्स जैसे सीएसई, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम पर इकोनॉमी से जुड़े इश्यूज़ जैसे पॉवर्टी एस्टिमेशन, टैक्स रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग और सब्सिडी पॉलिसी को स्टडी करने के लिए एक्सपर्ट कमिटीज़ बनाती है। यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन कमिटीज़ के चेयरपर्सन, पर्पस और रिकमेंडेशन से रिलेटेड फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम इन सभी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंसेप्ट के साथ समझेंगे ताकि आपको सिर्फ आंसर ही नहीं बल्कि उसका बैकग्राउंड और लॉजिक भी क्लियर हो और एग्ज़ाम में सिमिलर क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द रिपोर्ट ऑफ तेंदुलकर कमिटी ऑन पॉवर्टी एस्टीमेट इज आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है, द कमिटी हैड यूज्ड एन ऑल इंडिया अर्बन पॉवर्टी लाइन बास्केट एज अ रेफरेंस टू डिराइव बोथ रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी लेवल्स। देखिए, तेंदुलकर कमिटी ने पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट करते वक्त एक नया मेथोडोलॉजिकल अप्रोच अडॉप्ट किया। कमिटी ने ऑब्जर्व किया कि अर्बन एरियाज़ में जो कंजम्पशन पैटर्न है उसमें एजुकेशन, हेल्थ केयर और नॉन फूड आइटम्स का शेयर काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक है कंपेयर टू रूरल कैलकुलेशन मेथड यूज्ड अर्लियर। इसलिए कमिटी ने ऑल इंडिया अर्बन पॉवर्टी लाइन बास्केट को बेंचमार्क माना। फिर इसी बास्केट को यूज़ करके रूरल पॉवर्टी लाइन डिराइव की गई, लेकिन रूरल और अर्बन प्राइस डिफरेंसेस को एडजस्ट करते हुए। मतलब रेफरेंस अर्बन बास्केट रहा पर प्राइसेस अलग अलग रीजन्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट किए गए। इससे पॉवर्टी एस्टिमेशन ज़्यादा रियलिस्टिक और कंपेरेबल बन गई। इसलिए ये अप्रोच कमिटी की रिपोर्ट का इंपॉर्टेंट फीचर था और इसी वजह से ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट है, द कमिटी हैड एंकर्ड द पॉवर्टी लाइन टू द ऑफिशियल फूड कैलोरी नॉर्म्स। अगर हम अर्लियर पॉवर्टी एस्टिमेशन मेथड देखें, स्पेशली लक्कड़वाला मेथडोलॉजी, वो कैलोरी इंटेक नॉर्म्स पर बेस्ड थी। मतलब पॉवर्टी लाइन डायरेक्टली फूड एनर्जी रिक्वायरमेंट से डिराइव की जाती थी, जिसमें 2400 कैलोरीज रूरल के लिए था और 2100 कैलोरीज अर्बन के लिए। तेंदुलकर कमेटी ने इस अप्रोच को आउटडेटेड बताया। कमेटी ने कहा कि अगर सिर्फ कैलोरी नॉर्म्स को बेस बनाएंगे तो मॉडर्न कंजम्पशन नीड्स जैसे हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन एक्सपेंसेस और ट्रांसपोर्ट को इग्नोर कर दिया जाएगा। इसलिए कमिटी ने पॉवर्टी लाइन को कैलोरी नॉर्म से एंकर नहीं किया। इंस्टेड कमिटी ने एक्चुअल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा को यूज़ करके पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन की। इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग अबाउट द रंगराजन कमिटी पैनल रिपोर्ट ऑन पॉवर्टी एस्टिमेशन सबमिटेड इन जुलाई 2014 इज आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है, द रिपोर्ट स्टेट्स दैट 3 out of 10 पीपल इन इंडिया आर पुअर। देखिए, रंगराजन कमेटी ने जब पॉवर्टी लाइन रिवाइज की तो उन्होंने कंजम्पशन रिक्वायरमेंट को तेंदुलकर मेथडोलॉजी से थोड़ा ब्रॉडर कंसीडर किया। इस अप्रोच में फूड के साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ, क्लोथिंग, रेंट और अदर एसेंशियल एक्सपेंसेस को भी इंक्लूड किया गया। इस रिवाइज्ड मेथडोलॉजी के बेसिस पर कमेटी ने एस्टीमेट दिया कि 2011-12 में इंडिया की लगभग 29.5% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे थी। अगर इस प्रोपोर्शन को सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इसका मतलब हुआ कि हर 10 लोगों में से लगभग 3 लोग पुअर कैटेगरी में आते हैं। इसलिए रिपोर्ट का ओवरऑल कंक्लूजन ये रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया में रफली 3 out of 10 पीपल पुअर है। इस वजह से ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट है, द रिपोर्ट एंडोर्स्ड द तेंदुलकर कमिटी सजेशन ऑन डिटरमाइनिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। रंगराजन कमेटी का मेन पर्पस ही था तेंदुलकर कमेटी की मेथडोलॉजी को रिव्यू करना और उसकी लिमिटेशन को एड्रेस करना। कमेटी ने ऑब्जर्व किया कि तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन में कुछ एसेंशियल एक्सपेंडिचर्स एडिक्वेटली रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे। इसलिए रंगराजन पैनल ने एक न्यू मेथडोलॉजी प्रपोज की जिसमें फूड बास्केट अलग डिफाइन की गई और नॉन फूड एक्सपेंडिचर को भी सिस्टमेटिकली इंक्लूड किया गया। इस अप्रोच से पॉवर्टी लाइन वैल्यू तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन से हायर हो गई, क्योंकि कमेटी ने तेंदुलकर मेथोडोलॉजी को सिंपली एक्सेप्ट या इंडोर्स नहीं किया बल्कि उसको मॉडिफाई करके एक न्यू फ्रेमवर्क दिया। इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ऑर्डर टू रिव्यू द इनकम टैक्स एक्ट 1961 and to draft a new direct tax law in consonance with economic needs of the country, the Government of India in November 2017 constituted a task force. Who among the following is made the convener of it?
देखिए, इंडिया का इनकम टैक्स एक्ट 1961 काफ़ी पुराना लॉ है। टाइम के साथ इकोनॉमी, बिजनेस, इन्वायरमेंट और टैक्सेशन सिस्टम में बहुत चेंजेस आए। ग्लोबलाइजेशन, डिजिटल इकोनॉमी और जीएसटी के बाद गवर्नमेंट को लगा कि डायरेक्ट टैक्स सिस्टम को भी मॉडर्नाइज करना ज़रूरी है। इसलिए नवंबर 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टास्क फोर्स ऑन डायरेक्ट टैक्स कोड बनाया। इस टास्क फोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव था एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट को रिव्यू करना और एक सिंपलर, ट्रांसपेरेंट और मॉडर्न डायरेक्ट टैक्स लॉ ड्राफ्ट करना। इस टास्क फोर्स में एक्सपर्ट्स और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स इंक्लूड किए गए। इसका कन्वेनर बनाया गया अरविंद मोदी, जो कि एक सीनियर आईआरएस ऑफिसर थे और टैक्स पॉलिसी और लेजिस्लेशन में काफ़ी एक्सपीरियंस रखते थे। कमिटी ने बाद में डायरेक्ट टैक्स कोड ड्राफ्ट प्रिपेयर किया, जिसका एम था टैक्सेशन सिस्टम को सिंपल बनाना, लिटिगेशन कम करना और कंप्लायंस इम्प्रूव करना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, अरविंद मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लिस्ट 1 में कमिटी दी गई है और लिस्ट 2 में उसके चेयरपर्सन और मैच करना है। सबसे पहला दिया है फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर 1969। तो 1969 में गवर्नमेंट ने लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल रिलेशन को एग्जामिन करने के लिए फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर इस्टेब्लिश किया। इस कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव था ट्रेड यूनियंस, वर्कर राइट्स और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स जैसे इश्यूज को एनालाइज करना और लेबर पॉलिसी रिफॉर्म सजेस्ट करना। इस कमीशन की चेयरमैनशिप पीबी गजेंद्र गटकर ने की थी, जो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस भी रहे थे। इसलिए ए का करेक्ट मैच 3 है। दूसरा दिया है वेज बोर्ड फॉर वर्किंग जर्नलिस्ट। मीडिया इंडस्ट्री में वर्किंग जर्नलिस्ट के सैलरी स्ट्रक्चर और सर्विस कंडीशन को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट टाइम टाइम पर वेज बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करती है। 2009 में जो वेज बोर्ड बनाया गया था, उसका लीडरशिप रोल GR मजीठिया को दिया गया। इस बोर्ड को कॉमनली मजीठिया वेज बोर्ड भी कहा जाता है, इसलिए बी का करेक्ट मैच 4 है। तीसरा है सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर 2002। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद लेबर मार्केट में काफ़ी चेंजेस आए। इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर इंक्रीज हुए और ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट लेबर रिलेशन पर पड़ा। इन सब इश्यूज़ को रिव्यू करने के लिए गवर्नमेंट ने सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर कॉन्स्टिट्यूट किया। इस कमीशन की चेयरमैनशिप रविंद्र वर्मा ने की थी, इसलिए सी का करेक्ट मैच 2 है। लास्ट इसमें दिया है इंडेक्स रिव्यू कमिटी। प्राइस इंडाइसेस और इन्फ्लेशन मेजरमेंट को अपडेट करना इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसी पर्पस के लिए इंडेक्स रिव्यू कमिटी 2009 में बनाई गई थी, जिसका ऑब्जेक्टिव प्राइस इंडाइसेस की मेथोडोलॉजी को रिव्यू करना था। इस कमिटी की चेयरमैनशिप GK चड्ढा ने की थी, इसलिए डी का करेक्ट मैच 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। यूपी अक्सर इन कमिटीज़ को उनके रिफॉर्म एरिया के साथ मैच करने वाले क्वेश्चंस पूछता है। पहला इसमें दिया है रंगराजन कमेटी। तो सी रंगराजन के लीडरशिप में बनी कमेटी ने गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में रिकमेंडेशन दी। कमेटी ने सजेस्ट किया कि गवर्नमेंट ग्रेजुअली अपनी शेयर होल्डिंग कम करे ताकि एफिशिएंसी बढ़े और प्राइवेट पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो। इसलिए रंगराजन कमेटी का रिलेशन डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर इन अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से है। दूसरा दिया है नरसिम्हम कमेटी। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के कंटेक्स्ट में M नरसिम्हम के चेयरमैनशिप में कमेटी बनी थी, जिन्होंने इंडियन बैंकिंग सिस्टम को मॉडर्न बनाने के लिए रिकमेंडेशन दी। इन्होंने कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, प्रूडेंशियल रेगुलेशंस और बैंकिंग सुपरविजन को स्ट्रेंथन करने की बात की। तो ये कमेटी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड है। तीसरा दिया है केलकर कमेटी। विजय केलकर की लीडरशिप में बनी कमेटी ने इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम को सिंपली और रैशनलाइज करने के लिए रिकमेंडेशन दी थी। कमेटी ने टैक्स रिफॉर्म, फिजिकल कंसोलिडेशन और एफिशिएंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस किया था। तो केलकर कमेटी टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है। लास्ट है मल्होत्रा कमेटी। इंश्योरेंस सेक्टर को लिबरलाइज करने और प्राइवेट कंपनीज को एंट्री देने के लिए गवर्नमेंट ने RN मल्होत्रा की इस चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई। मल्होत्रा कमेटी ने रिकमेंड किया कि इंश्योरेंस सेक्टर में प्राइवेट और फॉरेन पार्टिसिपेशन अलाउ किया जाए और रेगुलेटरी बॉडी एस्टेब्लिश की जाए। तो मल्होत्रा कमेटी इंश्योरेंस रिफॉर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन रिपोर्ट सबमिटेड रिसेंटली अमंग अदर्स कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल्स। पहले तो हम फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन के बारे में देख लेते हैं।
2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद दुनिया भर में फाइनेंशियल रेगुलेशन को स्ट्रॉन्गर और क्लियरर बनाने की डिमांड बढ़ गई। इंडिया में भी फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी अलग अलग रेगुलेटर्स थे, जैसे आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए। इनके लॉज अलग अलग टाइम पर बने थे, इसलिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फ्रेगमेंटेड हो गया था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2011 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन बनाया, जिसके चेयरमैन थे BN श्री कृष्णा। कमीशन का ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर के लॉज को रिव्यू किया जाए और एक मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाए। अब हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट है, और रेगुलेटर्स विल हैव एन एम्पावर्ड बोर्ड, द रोल ऑफ ईच ऑफ द मेंबर्स हैज़ बीन डिफाइंड। तो FSLRC ने रिकमेंड किया कि फाइनेंशियल रेगुलेटर्स की गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्लियर और अकाउंटेबल होनी चाहिए। इसके लिए कमीशन ने सजेस्ट किया कि हर रेगुलेटर के पास एक एम्पावर्ड बोर्ड हो, जिसमें मेंबर्स के रोल्स क्लियरली डिफाइन हो। इस गवर्नेंस स्ट्रक्चर का पर्पस था डिसीजन मेकिंग को ट्रांसपेरेंट बनाना और रेगुलेटर्स को आर्बिट्री पावर यूज़ करने से रोकना। इसलिए कमीशन ने इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी और क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क पर इम्फेसिस दिया। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट है, द कमीशन एनविसेजेस एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द रेगुलेशंस। तो FSLRC ने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में जुडिशियल रिव्यू को इम्पॉर्टेंट सेफगार्ड माना। कमीशन के अकॉर्डिंग अगर रेगुलेटर कोई रूल या रेगुलेशन बनाता है तो उस पर लीगल स्क्रूटनी का मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि सिटीजन्स और कंपनीज के राइट्स प्रोटेक्ट हो सकें। इसलिए ड्राफ्ट फ्रेमवर्क में जुडिशियल रिव्यू और अपीलेट मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने की बात की गई। इसका ऑब्जेक्टिव रेगुलेटरी पावर को बैलेंस और अकाउंटेबल बनाना था। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरी स्टेटमेंट है, द ड्राफ्ट कोड डज नॉट मेंशन अबाउट एग्जीक्यूटिव पावर्स। देखिए, FSLRC के ड्राफ्ट इंडियन फाइनेंशियल कोड में रेगुलेटर्स के पावर क्लियरली डिफाइन किए गए थे, जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और क्वासी जुडिशियल पावर्स का फ्रेमवर्क एक्सप्लेन किया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि ड्राफ्ट कोड रेगुलेटर्स की एग्जीक्यूटिव पावर्स को इग्नोर नहीं करता, बल्कि उन्हें क्लियरली स्पेसिफाई करता है, ताकि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों क्लियर रहे। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट देखने के पहले हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में देख लेते हैं। 2008 में जब दुनिया में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तब कई कंट्रीज़ को रियलाइज़ हुआ कि फाइनेंशियल सेक्टर में अलग अलग रेगुलेटर्स होने की वजह से कोऑर्डिनेशन वीक हो जाता है। इंडिया में भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सिक्योरिटीज़ और पेंशन सेक्टर्स अलग रेगुलेटर्स के अंडर थे। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां ये सब रेगुलेटर्स मिलकर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के इशू पर डिस्कशन कर सके। इसी आइडिया के बेसिस पर 2010 में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल इस्टेब्लिश किया गया। इस काउंसिल का मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना, सिस्टमेटिक रिस्क को मॉनिटर करना और रेगुलेटर्स के बीच कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना, ताकि फ्यूचर में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी सिचुएशन को बेटर हैंडल किया जा सके। अब हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट है, द आइडिया टू क्रिएट सच अ सुपर रेगुलेटरी बॉडी वॉज फर्स्ट मूटेड बाय रघुराम राजन कमिटी इन 1998। देखिए, रघुराम राजन कमिटी ने इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म पर रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन इस कमिटी ने स्पेसिफिकली FSDC जैसे सुपर रेगुलेटरी बॉडी क्रिएट करने का आइडिया प्रपोज नहीं किया था। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, द गवर्नमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल। तो FSDC यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरपर्सन RBI गवर्नर नहीं होता। इस काउंसिल का चेयरमैन एक्चुअली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, जबकि RBI गवर्नर और दूसरे फाइनेंशियल रेगुलेटर इसके मेंबर्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तीसरी स्टेटमेंट है, दिस काउंसिल इज सीन एज द इंडियाज इनिशिएटिव टू बी अ बेटर कंडीशन टू प्रिवेंट इकोनॉमिक मेल्ट डाउन एंड रेगुलेट इकोनॉमिक असेट्स अंडर द बैकड्रॉप ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। FSDC को एस्टेब्लिश करने का मेन पर्पस फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना था। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद गवर्नमेंट ने सिस्टमेटिक रिस्क को प्रिवेंट करने पर ज़्यादा फोकस किया। इंडिया में भी इसी बैकग्राउंड में FSDC बनाया गया, ताकि रेगुलेटर्स के बीच कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो और फाइनेंशियल सेक्टर्स में किसी पोटेंशियल क्राइसिस को अर्ली स्टेजेस पर आइडेंटिफाई करके मैनेज किया जा सके। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रंगराजन कमिटी मेथोडोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इनकॉर्पोरेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रंगराजन कमेटी ने पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट करते वक्त फूड कंपोनेंट को इंक्लूड किया।
इसमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पर एक मिनिमम कंजम्पशन बास्केट डिफाइन की गई थी, जिसमें सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क, वेजिटेबल और अदर फूड आइटम्स कंसीडर किए गए। फूड कंजम्पशन पॉवर्टी मेजरमेंट का कोर एलिमेंट होता है, क्योंकि मिनिमम न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इंश्योर करना बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड का पार्ट है। इसलिए कमिटी ने पॉवर्टी लाइन के कैलकुलेशन में फूड एक्सपेंडिचर को क्लियरली इंक्लूड किया है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट है अ नॉर्मेटिव लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर एसेंशियल नॉन फूड आइटम्स। देखिए, कमिटी ने एसेंशियल नॉन फूड आइटम्स के लिए भी नॉर्मेटिव एक्सपेंडिचर लेवल डिफाइन किया। इस कैटेगरी में क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ जैसे नेसेसरी एक्सपेंसेस इंक्लूड किए गए। नॉर्मेटिव का मतलब है कि कमिटी ने मिनिमम रिक्वायर्ड स्पेंडिंग का स्टैंडर्ड डिटरमाइन किया ताकि बेसिक ह्यूमन नीड्स कवर हो सके। इस अप्रोच से पॉवर्टी लाइन सिर्फ फूड कंजम्पशन तक लिमिटेड नहीं रही, इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरी स्टेटमेंट है अ बिहेवियरली डिटरमाइंड एक्सपेंडिचर फॉर अदर नॉन फूड आइटम्स। फूड और एसेंशियल नॉन फूड आइटम्स के अलावा कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर भी होते हैं जो हाउस होल्ड्स के एक्चुअल कंजम्पशन बिहेवियर पर डिपेंड करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, पर्सनल गुड्स या अदर सर्विसेज। रंगराजन कमेटी ने इन एक्सपेंसेस को बिहेवियरली डिटरमाइंड एक्सपेंडिचर के बेसिस पर एस्टिमेट किया, मतलब हाउस होल्ड्स के रियल स्पेंडिंग्स पैटर्न को एनालाइज करके पॉवर्टी लाइन में इंक्लूड किया गया। इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इस क्वेश्चन की तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मई 2013 सेट अप एन एक्सपर्ट कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रघुराम जी राजन टू इवॉल्व अ कंपोजिट इंडेक्स टू मेजर। देखिए, इंडिया में स्टेट्स की इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेवल अलग अलग हैं। कुछ स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात रिलेटिवली डेवलप्ड हैं, जबकि कुछ स्टेट्स अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकम और सोशल इंडिकेटर्स में पीछे हैं। गवर्नमेंट को डेवलपमेंट फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से स्टेट्स ज़्यादा बैकवर्ड हैं, ताकि उन्हें स्पेशल असिस्टेंस मिल सके। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2013 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई, जिसके चेयरमैन थे रघुराम जी राजन। इस कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव था एक कंपोजिट डेवलपमेंट इंडेक्स बनाना जो स्टेट्स की डेवलपमेंट और बैकवर्डनेस को मेज़र करे। इस इंडेक्स के बेसिस पर गवर्नमेंट को आइडिया मिल सके कि कौन से स्टेट्स को ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, बैकवर्डनेस ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी वॉज लॉन्च्ड इन ईयर 2010, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ इट। देखिए, इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए फर्टिलाइजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पहले गवर्नमेंट फर्टिलाइजर्स पर प्रोडक्ट बेस्ड सब्सिडी सिस्टम फॉलो करती थी, जिसमें मेनली यूरिया को सबसे ज़्यादा सब्सिडी मिलती थी। इस सिस्टम की वजह से फार्मर्स यूरिया का एक्सेसिव यूज़ करने लगे और सॉइल न्यूट्रिशन बैलेंस डिस्टर्ब होने लगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2010 में न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई। एनबीएस का आइडिया ये था कि सब्सिडी फर्टिलाइज़र के न्यूट्रिएंट कंटेंट जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर के बेसिस पर दी जाए, ना कि प्रोडक्ट के बेसिस पर। इस रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करने में मोंटेक सिंह आलूवालिया का इम्पोर्टेंट रोल था, जो उस टाइम प्लानिंग कमीशन में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में लीडिंग रोल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमॉन्ग अदर थिंग्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द पर्पस फॉर विच द दीपक पारेख कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। देखिए, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रोड, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, रेलवेज और एयरपोर्ट्स जैसे सेक्टर्स में ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। 20s के टाइम पर गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एक मेजर चैलेंज है। बैंक शॉर्ट टर्म लोन्स देते हैं, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए होता है। इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने दीपक पारेख के चेयरमैनशिप में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई। इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव था इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए नए मैकेनिज्म और पॉलिसी सजेशंस देना, ताकि इंडिया में लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मिल सके। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, टू सजेस्ट मेजर्स फॉर फाइनेंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट set up by the government of India and the Reserve Bank of India in 2006 to undertake a complete health checkup of the country's financial sector। देखिए, 2001 का टाइम था, इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर रैपिडली ग्रो हो रहा था। बैंक्स, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रोल इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। गवर्नमेंट और आरबीआई को लगा कि फाइनेंशियल सिस्टम की ओवरऑल स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथन को इवेल्युएट करना ज़रूरी है। इसी पर्पस से 2006 में कमिटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट बनाई गई।
इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया राकेश मोहन, जो उस टाइम आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर भी थे और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में काफ़ी एक्सपीरियंस रखते थे। कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम का कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करना, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सबका एनालिसिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंप्यूटेशन ऑफ पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन द मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड वाज रिकमेंडेड बाय द। इसका करेक्ट आंसर है बी, तेंदुलकर कमेटी। इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेट करने के लिए एनएसएसओ यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस हाउस होल्ड कंजम्पशन डेटा कलेक्ट करता है। इस डेटा को मेजर करने के लिए अलग अलग रेफरेंस पीरियड्स यूज़ किए जाते हैं। अर्लियर सर्वे में यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड यूज़ होता था जिसमें लास्ट 30 डेज का कंजम्पशन डेटा कंसीडर किया जाता था, लेकिन इकोनॉमिस्ट को लगा कि कुछ आइटम्स जैसे क्लोथिंग, फुटवेयर, ड्यूरेबल गुड्स को लोग फ्रीक्वेंटली परचेस नहीं करते, इसलिए उनका एक्सपेंडिचर 30 डे पीरियड में एक्यूरेटली कैप्चर नहीं होता। इसलिए लेटर मेथडोलॉजी में मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें कुछ आइटम्स के लिए 365 डेज का रेफरेंस और कुछ के लिए 30 डेज का रेफरेंस लिया गया। ये अप्रोच पॉवर्टी एस्टिमेशन को ज़्यादा रियलिस्टिक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द बीके चतुर्वेदी कमिटी डेल्ट। इसका करेक्ट आंसर है डी, प्राइस रिफॉर्म इन द ऑयल सेक्टर। अब इसके पीछे की भी हिस्ट्री आप देख लीजिए। इंडिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे डीजल, पेट्रोल, एलपीजी और केरोसिन के प्राइसेस हिस्टोरिकली गवर्नमेंट कंट्रोल में रहे हैं। गवर्नमेंट्स इन प्रोडक्ट पर सब्सिडी देती थी ताकि कंज्यूमर्स को अफोर्डेबल प्राइस मिले, लेकिन टाइम के साथ इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने लगे और गवर्नमेंट पर सब्सिडी बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया। इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम प्राइसिंग सिस्टम को रिव्यू करने का डिसीजन लिया। इसी पर्पस से गवर्नमेंट ने बीके चतुर्वेदी के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई। इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव था ऑयल सेक्टर प्राइसिंग मैकेनिज्म और सब्सिडी स्ट्रक्चर को रिव्यू करना और रिफॉर्म सजेस्ट करना। अगर हम इस क्वेश्चन के बाकी ऑप्शन देखें, पहले में दिया है रिव्यू सेंटर स्टेट रिलेशन, तो इसके लिए सरकारिया कमीशन और पंची कमीशन बनी थी। तीसरा इसमें दिया है टैक्स रिफॉर्म्स एंड मेजर टू इंक्रीज रेवेन्यूज, तो टैक्स रिफॉर्म के लिए केलकर और चलैया कमेटी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द हेड ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी ऑन वेरिएबल कैपिटल कंपनी इन इंडिया विच हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट रिसेंटली। इसका करेक्ट आंसर है ए, केपी कृष्णन। देखिए, इंडिया में इन्वेस्टमेंट फंड और असेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए गवर्नमेंट नए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करने पर काम कर रही थी। सिंगापुर जैसे कंट्रीज़ में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे वेरिएबल कैपिटल कंपनी कहते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट फंड्स को मैनेज करना फ्लेक्सिबल होता है। इंडिया में भी ऐसा फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई। इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया केपी कृष्णन को। कमेटी का ऑब्जेक्टिव था इंडिया में वेरिएबल कैपिटल कंपनी स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करने की फिजिबिलिटी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर रिकमेंडेशन देना। इस सीरीज का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ द चलैया कमेटी ऑन टैक्स रिफॉर्म। तो 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद इंडिया ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स स्टार्ट किए। उस टाइम टैक्स सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स था, टैक्स रेट्स हाई थे, एग्जेम्पशंस ज़्यादा थे और इनडायरेक्ट टैक्सेस में कास्केडिंग इफेक्ट होता था, यानी टैक्स पर टैक्स लगाना। इस सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट ने राजा जे चलैया के चेयरमैनशिप में टैक्स रिफॉर्म कमेटी 1991 में बनाई। इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव था इंडिया के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई और रैशनलाइज करना। अब हम एक एक करके सारी स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कौन सी रिकमेंडेशन दी थी या कौन सी नहीं। पहला इसमें दिया है रिमूवल ऑफ वेरियस कंसेशंस एंड एग्जेम्पशंस। तो चलैया कमेटी ने सजेस्ट किया था कि टैक्स सिस्टम में बहुत ज़्यादा एग्जेम्पशंस और कंसेशंस दिए गए थे, जिससे टैक्स बेस नैरो हो गया था। इसलिए कमेटी ने रिकमेंड किया कि अननेसेसरी एग्जेम्पशंस रिमूव किए जाए और टैक्स स्ट्रक्चर सिंपल बनाया जाए। तो ये कमेटी की एक्चुअल रिकमेंडेशन थी। दूसरा इसमें दिया है रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन ऑल कमोडिटीज़। तो 1991 रिफॉर्म्स का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था ट्रेड लिबरलाइजेशन। हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को ग्रेजुअली रिड्यूस करने की रिकमेंडेशन भी चलैया कमेटी ने दी थी, ताकि इंडियन इकोनॉमी ग्लोबल कंपटीशन के लिए ओपन हो सके। तीसरी स्टेटमेंट है इंट्रोडक्शन ऑफ मोडवेट मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स टू अवॉइड कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में कास्केडिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए कमेटी ने मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की रिकमेंडेशन दी।
इसका पर्पस था कि प्रोडक्शन चेन में हर स्टेज पर टैक्स क्रेडिट मिल सके और डबल टैक्सेशन अवॉइड हो। लास्ट स्टेटमेंट है इंट्रोडक्शन ऑफ सिंप्लीफाइड टैक्स स्कीम फॉर स्मॉल ट्रेडर्स। तो सिंप्लीफाइड टैक्स स्कीम फॉर स्मॉल ट्रेडर्स स्पेसिफिकली चलैया कमेटी की मेन रिकमेंडेशन नहीं थी। कमेटी का मेन फोकस तो टैक्स स्ट्रक्चर रैशनलाइजेशन, रेट रिडक्शन और टैक्स बेस वाइडनिंग पर था। तो ये रिकमेंडेशन नहीं थी और इस क्वेश्चन का यही करेक्ट आंसर है। देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।